चलो बच्चे जरा जल्दी से बात बंद करो, बोर्ड पे देखो। लास्ट टर्न पे हमने TIR डिस्कस किया था, जिसपे नॉन फिगर बेस्ड क्वेश्चन तो हो गए थे, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आज करना है। उससे पहले एक टॉपिक डिस्कस कर लें, तो दोनों पे कलेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। इस प्रिज्म वाले पार्ट में एक बड़ा सा डेरिवेशन है जिसमें आंसर काम नहीं करता। अच्छे से ध्यान से डेरिवेशन सुनना, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन है वो आंसर पर बेस्ड नहीं है। अगर आंसर पर बेस्ड होते तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखा के डेरिवेशन छोड़ देता। डेरिवेशन के बीच बीच में से जो स्टेप्स आती हैं उनसे क्वेश्चन है। तो पहले ध्यान से सारा सीखो, समझो। एक बार समझ में आ जाएगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस की एक जैसी प्रोफाइल होती है पर वो आंसर बेस्ड नहीं होती। चलो जरा सारे बोर्ड पे देखो, बाद में लिखना बच्चे। कॉपीज को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। सबसे पहली बात, प्रिज्म कहते किसे हैं? प्रिज्म को डिफाइन करते हैं, प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे के नॉन पैरेलल होते हैं। ये प्रिज्म को डिफाइन करने का तरीका है। ट्रांसपेरेंट इसलिए कि ग्लास से बना है, दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस एक दूसरे के नॉन पैरेलल। ये प्रिज्म को बनाने का पहला तरीका, ये प्रिज्म को बनाने का दूसरा तरीका, ये प्रिज्म को बनाने का तीसरा तरीका। मार्केट में प्रिज्म खरीदने जाएं तो प्रिज्म कुछ इस तरीके का मिलता है। ये सब प्रिज्म को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। पहले फिगर में ये दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। दूसरे फिगर में ये दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तीसरे फिगर में ये दो, चौथे फिगर में ये दो। एक आध बच्चा इस फिगर को देख के मन में सोचता है, सर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। रिफ्रैक्टिंग फेसेस हम डिसाइड करते हैं, जिनसे हमको रिफ्रैक्शन कराना है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं। रिफ्रैक्टिंग फेसेस हम डिसाइड करते हैं, जिससे हमको रिफ्रैक्शन कराना है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं। मार्केट में प्रिज्म खरीदने जाएं तो प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर मिलता है, जिसके कारण अगर क्वेश्चन में केवल प्रिज्म शब्द लिखा है तो हमें एक ट्रायंगल बना के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये वो प्रिज्म है जिसको एक ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। इस प्रिज्म में इन्हें कहते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस। तो ये प्रिज्म की दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसके दो नाम हैं। या तो उसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, जो ज्यादातर क्वेश्चंस में लिखा होता है, और या उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। केवल एक लेटर का अंतर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिंग अलग अलग है। स्नेल्स लॉ में म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर में आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
और ये है रिफ्रैक्टिंग, दोनों अलग अलग हैं। इस तीसरी साइड को कहते हैं बेस। तो ये प्रिज्म का फिगर तैयार हो गया। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं, केवल प्रिज्म शब्द बोलेंगे, तो आपको एक ट्रायंगल बना के क्वेश्चंस को करना है। इस प्रिज्म पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, जहां इंसिडेंट हुई वहां नॉर्मल, रेयरर से डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स, दिस इज बेंडिंग टुवर्ड्स, अगेन नॉर्मल, डेंसर से रेयरर गोइंग अवे, दिस इज गोइंग अवे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाहर निकलने वाली रे को कहते हैं इमर्जेंट रे, इसलिए बाहर बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है। पहले दिन रे ऑप्टिक्स में आया था प्लेन मिरर, जिसमें एक नाम आया था एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब लाइट रे अपने पाथ से कितना मुड़ जाए। इंसिडेंट रे इस तरीके से जा रही थी बाहर, प्रिज्म से निकली इस तरीके से, तो जितना अपने पाथ से मुड़ी उसको कहते हैं डेविएशन। इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S, इसका नाम T, इसका नाम U। और अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। इस चैप्टर में एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट है और वो है फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये आज का मेजर टॉपिक है जो सबको समझ में आना चाहिए। आज के सारे क्वेश्चंस इस पर और TIR पे चलेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो रेस में दिया है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन एट बोथ फेसेस, एंगल ऑफ डेविएशन एट फर्स्ट फेस डेल्टा 1, एंगल ऑफ डेविएशन एट सेकेंड फेस डेल्टा 2। फर्स्ट फेस का मतलब होता है लाइट रे जिस पर पहले टकराए वो फर्स्ट फेस, जिस पर बाद में जाए वो सेकेंड फेस। डेविएशन का मतलब अपने पाथ से मुड़ना। तो फिगर में इंसिडेंट रे इस तरीके से जा रही थी, सरफेस पे टकरा के मुड़ी, तो जितना अपने पाथ से मुड़ी उसको कहते हैं डेविएशन डेल्टा 1। अगर ये एंगल आई है तो पूरा आई होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये R1 है तो बचा हुआ I माइनस R1। अगर ये एंगल E है तो पूरा एंगल E वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये R2 है तो बचा हुआ E माइनस R2। मैथमेटिक्स में क्लास 8th के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इन ट्राइंगल TQR एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वेशन 1 डाल देते हैं। मैथमेटिक्स में एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180, इस प्रॉपर्टी का यूज कर दें तो यहां से U की वैल्यू आ गई। मैथमेटिक्स में 1, 2, 3, 4 क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल AQUR, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम 360 होता है। फिगर में ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएगा। इस तरफ 90, इस तरफ 90, दोनों का सम 180। अगर इन दोनों का सम 180 है तो बाकी दोनों का सम भी 180 होना चाहिए।
क्योंकि चारों का सम मिला के 360 होता है, तो यहां से u की एक और वैल्यू आ गई, u की दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दें ऑन इक्वेटिंग वैल्यूज ऑफ u। इन दोनों u की वैल्यूज को इक्वेट करें, 180 माइनस a बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2, 180 से 180 कट जाएगा, यहां से a निकाल लें। इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देते हैं या इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ये 1 थी, R1 प्लस R2 को a से रिप्लेस कर दें, ये रिप्लेस कर दिया। यहां आने के बाद अब आती है एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसको कहते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डेल्टा की वैल्यू मिनिमम आ जाए। मिनिमम डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से। ये जो टॉपिक है, जैसे YDSE क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन में कराते हैं, इसी तरीके से ये प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल भी ग्रेजुएशन में करते हैं। कैसे ये मिनिमम डेविएशन ऑब्टेन करते हैं वो देखें। सबसे पहले प्रिज्म को प्रिज्म टेबल पे रखते हैं और उसके ऊपर लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं। जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो एंगल आई 0 होता है। जब एंगल आई 0 होगा तो पहले सरफेस से तो लाइट रे सीधे चली जाएगी, अब ये दूसरे सरफेस पर टकराएगी और यहां से डेविएशन मैक्सिमम होगा, डेंसर टू रेयरर बेंडिंग अवे। तो जब एंगल आई 0 होता है तो डेविएशन मैक्सिमम होता है। धीरे धीरे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे डेविएशन कम होने लगता है। एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके डेविएशन मिनिमम हो जाता है। तो अगर मैं इस डेविएशन की बात करूं विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से डेविएशन कम होने लगता है। एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके डेविएशन मिनिमम हो जाता है। इसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते हैं तो डेविएशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते ही डेविएशन फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मिनिमम डेविएशन का ग्राफ है जो लेबोरेटरी में बनाना एक ऑब्जेक्टिव होता है। मिनिमम डेविएशन अचीव करने के लिए I और E बराबर होना चाहिए, R1 R2 बराबर होना चाहिए। लाइट रे प्रिज्म के अंदर जाए तो पैरेलल टू द बेस जाना चाहिए। बाहर वाले दोनों एंगल्स बराबर, अंदर वाले दोनों एंगल्स बराबर। लाइट रे प्रिज्म के अंदर पैरेलल टू द बेस जाएगी। जब ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब TI या तब मिनिमम डेविएशन ऑब्टेन होता है। इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो इसको देख के सबको ये समझ में आना चाहिए कि एक डेल्टा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आता है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं I, दूसरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं E। और इस ग्राफ को देख के ये भी सीखो कि जहां डेल्टा मिनिमम होता है वहां I और E बराबर होते हैं। ये एक डेल्टा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रहा है, I और E। ये आज के क्वेश्चंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं समझाता हूं मैंने क्या बोला। अगर लाइट रे यहां से इंसिडेंट होके अंदर जाएगी तो ये उसका पाथ है जो फिगर में बना हुआ है। तीसरे चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिसको बच्चे सोचते हैं सर ये तो बहुत आसान है, इसकी जरूरत क्या है, आज सारे अच्छे क्वेश्चंस में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी।
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है पहले से दूसरे में जाओ या दूसरे से पहले में आओ, पाथ सेम रहेगा। विच मीन्स अगर यहां से जाके यहां से बाहर निकलें या यहां से अंदर आके यहां से बाहर निकलें, पाथ सेम रहना है। जब यहां से एंटर करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, जब यहां से एंटर करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ई होगा। तो डेल्टा की वैल्यू दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बराबर होती है। इन तीन कंडीशंस को एक बार मैं इक्वेशन 2 में रख दूं, R1 R2 दोनों की जगह R रख दूं, ये दोनों की जगह R सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक बार ये कंडीशंस इक्वेशन 3 में रख दूं, डेल्टा की जगह डेल्टा मिनिमम, आई और ई बराबर, यहां से आई मिल गया। जब आई और आर दोनों मिल गए तो मेरा ऑब्जेक्टिव था म्यू कैलकुलेट करना। स्नेल्स लॉ का यूज कर दूं, स्नेल्स लॉ से म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, आई और आर दोनों सब्स्टिट्यूट कर दूं, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ज्यादातर बच्चे ये फॉर्मूला याद करके रखते हैं, इससे नीट में एक क्वेश्चन है पिछले 15 साल में, बाकी इस डेरिवेशन के बीच बीच में से हैं। मैंने इस डेरिवेशन को सॉल्व करते समय आधा ब्लैक पेन से किया, आधा ब्लू पेन से किया, इसलिए नहीं कि ब्लैक पेन यहां खत्म हो गया था। पेपर में दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एक वो जिसमें मिनिमम डेविएशन लिखा होता है और एक वो जिसमें मिनिमम डेविएशन नहीं लिखा होता। अगर मिनिमम डेविएशन लिखा होगा तो ब्लू पेन वाला कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और अगर मिनिमम डेविएशन नहीं लिखा होगा तो ब्लैक पेन वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। नीट में 2015 के बाद से, क्योंकि आपके मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज 2 है उसमें 2015 के बाद के क्वेश्चंस हैं, 15 से लेके 24, 9 साल में केवल एक क्वेश्चन उस फॉर्मूले से है, बाकी सारे यहां से। तो ये ब्लैक पेन वाला जो मैटर है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज अपन करेंगे तो वो उससे आप सीखोगे कि क्वेश्चंस कैसे करना है। इसी डेरिवेशन का पहला केस, अगर प्रिज्म पतला हो, इफ द प्रिज्म इज थिन। हमने प्रिज्म को एक ट्राइंगल से डिनोट किया, ये वो ट्राइंगल है। अगर प्रिज्म को थिन करते चले जाएं तो ये एंगल छोटा होता चला जाएगा। थिन प्रिज्म का मतलब एक ऐसा प्रिज्म जिसमें एंगल छोटा हो, 10 डिग्री से कम अगर एंगल हो तो उसको थिन प्रिज्म बोलते हैं। रियलिटी में तो 10 से कम वाले को ही थिन बोलते हैं, पर नीट ने 2015 में 15 डिग्री एंगल देके बोला थिन प्रिज्म है। एग्जामिनर अगर बोले कि 15 डिग्री को थिन मान लो तो फिर मान लो, वैसे तो 15 डिग्री थिन होता नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर ये कह ही रहा है कि भाई मुझे तो 15 डिग्री को थिन मानते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर आप 15 डिग्री को थिन मान लो। मैथमेटिक्स में ए छोटा है तो a बाई 2 और भी छोटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ए छोटा, डेल्टा पहले ही मिनिमम है, दो छोटी क्वांटिटीज को जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो दिस इज अगेन स्मॉल, दोनों जगह साइन हट जाएगा। ये दोनों जगह साइन हटा दें, 2 से 2 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहां से डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला आ गया, जिससे ये पता चलता है कि डेल्टा मिनिमम 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, म्यू पर, ए पर, और म्यू डिपेंड करता था लैम्डा पर।
प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जिन फैक्टर्स पर डेल्टा मिनिमम डिपेंड करता है उन्हीं पर डेल्टा डिपेंड करता है। डेल्टा मिनिमम और डेल्टा की डिपेंडेंस सेम होती है। ये जो पहला केस है इसमें जो फॉर्मूला आया वो तभी यूज करना जब क्वेश्चन में या तो थिन बोला जाए या स्मॉल बोला जाए या 10 डिग्री से कम वैल्यू बोली जाए। अदरवाइज गलती से इसको टच नहीं करना। कल का टॉपिक रिवाइज कराता हूं क्योंकि आज क्वेश्चन कराने और वो टॉपिक था TIR जिसका आर्टिकल है if the light ray does not emerge out of prism, अगर लाइट रे प्रिज्म से बाहर ना जाए। ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर एक लाइट रे आके टकराए, टकराने के बाद यहां से अंदर जाए, अंदर जाने के बाद बाहर ना निकले, यानी सेकंड सरफेस से TIR हो जाए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कल बताया था कि TIR में I ग्रेटर देन IC होना चाहिए, तो सेकंड फेज पर TIR हो रहा है, इसलिए सेकंड फेज पर I ग्रेटर देन IC एप्लीकेबल होगा। कल IC की डेफिनेशन कॉपी में स्पेशली लिखवाई थी और वो आज के लिए थी। डेफिनेशन ये थी, critical angle is the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction becomes 90 in rarer medium। मैं इस डेफिनेशन को फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई करता हूं। ये फर्स्ट सरफेस पर डेफिनेशन लगा रहा हूं, ध्यान से देखो। फर्स्ट सरफेस पर डेफिनेशन, when R1 is equal to IC then I is equal to 90। कुछ लोग इसको देख के कंफ्यूज होते हैं, सर ये उल्टा लिख दिया आपने। कल तो आपने कॉपीज में लिखाया था when I is equal to IC then R is equal to 90। फिगर देखो ध्यान से, फिगर में लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में होता है। फिर आ गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाए, पाथ सेम ही होगा। फिगर तो हमें जो दिख रहा है उसके हिसाब से लाइट रे बाहर से अंदर आ रही है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से अंदर से बाहर जाएगी तो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में होता है। इसलिए R1 जब IC के बराबर होगा तो I 90 होगा। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ जोड़ दूं ऑन एडिंग, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जोड़ा। इक्वेशन 2 में लिखा है R1 प्लस R2 को लिखते हैं A और IC प्लस IC को लिखते हैं 2IC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ साइन ले लूं। कल सिखाया था कि साइन IC का फॉर्मूला होता है 1/μ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा। टिग्नोमेट्री में कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट। इस लास्ट पार्ट को देख के एक आध बच्चा मन में सोचता है, सर मुझे ना पूरा समझ में आ रहा था वहां से वहां तक, ये लास्ट में फिर कचरा कर दिया आपने। तो मुझे पता है, सही तो मैं हमेशा ही बोलता हूं बेटा, मैं इस पे लगाता हूं स्टार और यहां लिखता हूं नहीं पढ़ना। जब मैं लिखता हूं नहीं पढ़ना तो एक आध सोचता है सर फिर पढ़ाया क्यों। पढ़ाया इसलिए कि मान लो कभी एग्जाम में फॉर्मूला आ जाए तो मुझे हेलमेट पहन के ना घूमना पड़े। ये
क्वेश्चन करने का तरीका सीख लो भैया। कल मैंने TIR टॉपिक तो पढ़ाया, लेकिन फिगर बेस्ड क्वेश्चन आज के लिए छूट गए थे, तो मैं सिखा रहा हूं कि क्या आज आपको करना है। बस मेरा आज का थियोरेटिकल टॉपिक है, अगले 1 घंटे आपको सारे क्वेश्चन ही करना है। एक प्रिज्म ये क्वेश्चन में गिवन है, इस प्रिज्म पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये फिगर गिवन है, और ये इस तरीके से बाहर निकल गई, ये सब फिगर गिवन है। और क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। पहले तो ये देखो कि ये क्वेश्चन इसके ऊपर है भी कि नहीं है। लाइट रे फर्स्ट सरफेस से अंदर गई, दूसरे से TIR हुआ। इस फिगर में ये लाइट रे एरो बना हुआ है, यहां से अंदर आई, यहां से TIR हुआ। TIR बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए, जो कि आता ही आता है, TIR नीट का मनपसंद टॉपिक है, एक TIR और एक प्रिज्म। तो TIR पे जितने भी क्वेश्चंस फिगर बेस्ड आए, उसमें हमेशा I ग्रेटर देन IC का यूज करना सीख लो, 3-3 लाइन में सॉल्व होते जाएंगे। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में I ग्रेटर देन IC क्यों? क्योंकि फिगर में I दिख रहा होता है, देखना आना चाहिए। ये लाइट रे जिस सरफेस से TIR इसका होता है, उस पॉइंट पर नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये 90, ये 45, तो ये 45। फिगर में ये 90 बना हुआ है, ये 45, ये 90, तो ये 45। नॉर्मल सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाता है, ये 45, तो I भी 45 हो गया। जैसे ही I मिल जाए, दोनों तरफ साइन ले लो। साइन 45 1/√2, साइन IC 1/μ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो गया। तो TIR बेस्ड क्वेश्चन में फॉर्मुलेट रटो मत, इसकी इसीलिए लिखा नहीं पढ़ना है। अभी जब प्रिज्म के ऊपर कोई TIR बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो आप उस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, जिस सरफेस से TIR हो रहा होगा वहां पर I ग्रेटर देन IC लगाना, I ढूंढना। जैसे ही I मिले, वैल्यू रख के दोनों तरफ साइन ले लेना। चलो करो कॉपी और लिखो एग्जाम्पल्स। हाँ जी, जिनको ग्राफ समझना हो, मैं ग्राफ दोबारा बता रहा हूं। ये ग्राफ वैसे प्रैक्टिकल करते समय बनता है। हाँ जी, ये डायग्राम, ये 1 2 3 4 5 5 साइड वाले फिगर को पेंटागन कहते हैं। तो इसमें 2 साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जब कभी 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, तो प्रिज्म होता है। इस ग्राफ को दोबारा से बता रहा हूं, जिनको थोड़ा सा ग्राफ में इंटरेस्ट हो। सबसे पहले इस प्रिज्म पर लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं। जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है, तो एंगल I 0 होता है और डेविएशन मैक्सिमम होता है। पहले फेज से तो डेविएशन नहीं होगा, दूसरे से होगा केवल। तो एंगल I जब 0 होता है, तो डेविएशन मैक्सिमम होता है। धीरे धीरे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, डेविएशन कम होने लगता है। एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके डेविएशन मिनिमम हो जाता है। ये जैसे जैसे आगे चल रहे हैं, वैसे वैसे ग्राफ नीचे आ रहा है। एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके ये डेविएशन मिनिमम हो गया। इसके बाद अगर लाइट रे को और बेंड करें, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू करें, तो वापस डेविएशन बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ग्राफ यहां से आगे जाएगा, वैसे वैसे डेविएशन वापस बढ़ता चला जाएगा। ये वो ग्राफ है।
हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट रे के पैरेलल, मतलब मैं एंगल और रे पैरेलल कैसे हो सकते हैं? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल क्यों नहीं हुई? टॉपिक तो आप ही को याद होना चाहिए। उसमें टॉपिक का नाम था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम पैरेलल मीडिया। जब दो सरफेसेस या तीन सरफेसेस होते हैं, उनके जो सरफेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तब इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पैरेलल होती हैं। यहाँ तो सरफेस एक दूसरे के पैरेलल थोड़ी है। हम्म। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैं यहाँ से लाइट रे को इंसिडेंट मान लूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये अंदर जाएगी तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। लाइट रे हमेशा रेयरर से जाती है डेंसर में, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालते हैं? ग्लास का, एयर का थोड़ी निकालते हैं। तो अगर इधर से इंसिडेंट होगी तो ए म्यू जी लिखेंगे, इधर से इंसिडेंट होगी तो भी ए म्यू जी लिखेंगे।
हो गया भाई, लिख लिया? चलो भैया, आप क्वेश्चन लिखो, नहीं तो फिर क्वेश्चंस रह जाएंगे। सारी जो थ्योरी आज एक्सप्लेन की है उसका यूज करना, और साथ में टीआईआर के ऊपर जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको इस तरीके से सॉल्व करना जिसमें आई ढूंढना और आई ग्रेटर देन आई सी में रखना। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। A light ray is incident on a prism. A light ray is incident on a prism of prism angle 60 degree having refractive index √2. Having refractive index √2. Then find the angle of minimum deviation. Then find the angle of minimum deviation. Solve. मिनिमम डेविएशन लिखा है तो ब्लू पेन वाले फॉर्मूले से करो। ब्लू पेन वाला फॉर्मूला ये है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यस, म्यू गिवन है, ए गिवन है, डेल्टा मिनिमम निकालना है। साइन 30 इज 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है 45 पर। डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। A light ray is incident on an equilateral prism. A light ray is incident on an equilateral prism of refractive index 1.5
of refractive index 1.5 such that angle of incidence and angle of emergence are 3/4 times of the prism angle. Are 3/4 times of the prism angle, then find the angle of deviation. पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मिनिमम डेविएशन नहीं लिखा, ब्लैक पेन वाले फॉर्मूले से करो। ये था ब्लैक पेन वाला फॉर्मूला। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस 3/4 टाइम्स ऑफ प्रिज्म एंगल। एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। इक्विलेटरल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 30 डिग्री। A light ray is incident on a prism. A light ray is incident on a prism of prism angle A. A light ray is incident on a prism of prism angle A at an angle of incidence 2A. At an angle of incidence 2A. The second face of the prism is polished. The second face of the prism is polished, by which light ray retraces its path. By which light ray retraces its path, then find the refractive index. Then find the refractive index. नीट का पहला क्वेश्चन जिसमें मिनिमम डेविएशन नहीं लिखा। यस, अच्छे सुनो सारे, जिन पे नहीं हुआ एक मैं कराता हूं, इसको देख के 5 आप करोगे। अच्छे सुनना, ये सब नीट में आते हैं। एक पहला मैं सिखा रहा हूं, इसकी एप्लीकेशन अब आपको सीखनी है आज।
क्वेश्चन में लिखा है प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 है, सेकेंड फेस को पॉलिश किया जिसके कारण लाइट रे आके टकराई, टकराने के बाद वापस चली गई। जब पॉलिश करेंगे तो ये प्लेन मिरर बन गया। प्लेन मिरर में लाइट रे आके टकराए और उसी रास्ते पर लौट जाए, ये तभी होता है जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो ये एंगल 90 होना चाहिए। एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180, एक 90, एक ए, तो बचा 90 माइनस ए। नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाता है, अगर ये 90 माइनस ए तो बचा ए। स्नेल्स लॉ पहले सरफेस पे लगा दें तो स्नेल्स लॉ अपन लिखते हैं म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। फिगर में आई की जगह 2a, आर की जगह ए। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन ए से साइन ए कैंसिल कर देते हैं, द आंसर बिकम्स 2 cos ए। हमेशा की एक ट्रिक सीख लो ताकि ये बार बार फिगर बनाना ही नहीं पड़े, और वो ट्रिक सीखो जरा बोर्ड पे। यहां देखो, जब कभी सेकंड फेस पर एंगल 90 का बने तो हमेशा प्रिज्म एंगल और आर बराबर होंगे। हर बार फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब कभी सेकंड फेस पर एंगल 90 का बने तो ए और R1 बराबर होंगे। बस ये छोटा सा काम सारे क्वेश्चंस में करना है। करो इसको कॉपी और इसको देख के फिर बाकी क्वेश्चंस करोगे। अब a light ray is incident on a prism. A light ray is incident on a prism of refractive index √2. The second face of the prism is polished. The second face of the prism is polished, by which light ray retraces its path. By which light ray retraces its path. Then find the angle of incidence. Then find the angle of incidence if prism angle is 30 degree. If prism angle is 30 degree. नीट का दूसरा क्वेश्चन जिसमें मिनिमम डेविएशन नहीं लिखा। जब कभी सेकंड फेस पर एंगल 90 का बने तो बिना फिगर बनाए डायरेक्टली भी स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा प्रिज्म एंगल के बराबर रखनी होती है। दिस इज 45 डिग्री। A light ray is incident on a prism.
A light ray is incident on a prism of refractive index mu. A light ray is incident on a prism of refractive index mu having small angle A, such that it emerges normally from the second phase. Then find the angle of incidence on first phase. नीट का तीसरा क्वेश्चन जिसमें मिनिमम डेविएशन नहीं लिखा। नॉर्मली बाहर निकलना, दैट मीन्स सेकेंड फेज पर एंगल फिर 90 का ही बन रहा है। अगर फिगर से देखें तो फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा। ये सेकेंड फेज से नॉर्मली बाहर निकल रही है। जब कभी सेकेंड फेज पर एंगल 90 का होता है तो R1 और A बराबर, स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, आर की जगह ए रखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है स्मॉल एंगल। टिग्नोमेट्री में साइन थीटा इक्वल टू थीटा अगर एंगल छोटा हो। आईआईटी में जब क्वेश्चन आया था तो आईआईटी के 4 ऑप्शंस में आंसर था साइन इनवर्स म्यू ए। नीट में जब क्वेश्चन आया तो नीट ने आंसर दिया केवल म्यू ए, क्योंकि म्यू कम होता है, ए क्वेश्चन में बोला है कम, तो 2 छोटी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर और भी कम आएगा। इसलिए साइन इनवर्स म्यू ए को केवल म्यू ए भी लिख सकते हैं। The refractive index of red, green green and blue color the refractive index of red, green and blue color are, बोर्ड पे लिखा है 1.39, 1.44 and 1.47. These light rays are incident normally on the face AB. These light rays are incident normally on the face AB of the prism as shown. Then which colors will emerge?
from the face AC. Then which colors will emerge from the face AC? फिगर बोर्ड पे बनाएं। सॉल्व करने का मेथड वो लास्ट क्वेश्चन में बनाएं। लास्ट वाले को देख के करो, जहां पे टकराए वहां से TIR करा के सॉल्व करो, ऐसे जैसे बोर्ड पे किया है। जहां पे लाइट रे टकरा रही है वहां नॉर्मल ड्रॉप करके आई निकालो और आई ग्रेटर देन IC में रख दो। ये 90, ये 45, तो ये भी 45, ये 45, ये 90, तो ये 45 और ये 45, तो आई भी 45 हो गया। जब आई मिल जाए तो दोनों तरफ साइन ले लो। साइन 45 1/√2 साइन IC 1/μ। √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसका मतलब 1.414 से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका है उसका TIR हो जाएगा। तो 1.414 से ज्यादा दो रंग हैं तो इनका TIR करा दो, यानी ब्लू और ग्रीन का TIR हो जाएगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो बाहर चला जाएगा। तो आंसर विल बी ओनली रेड कलर। A light ray is incident on a prism. A light ray is incident on a prism of prism angle A. A light ray is incident on a prism of prism angle A having refractive index cot A/2. Having refractive index cot A/2, then find the angle of minimum deviation. Then find the angle of minimum deviation. नीट का 5वां क्वेश्चन, ये पहला और आखिरी क्वेश्चन है जिसमें मिनिमम डेविएशन लिखा है। चार ऑप्शंस दिए। मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला ये था, इससे करो।
आंसर 4 ऑप्शन में से छांटना है। म्यू की वैल्यू दी है कॉट a/2 और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है ना। तो साइन a/2 से साइन a/2 दोनों तरफ कट जाएगा। अब एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है, तो दोनों के फंक्शन को सेम करो। साइन वाले को तो साइन में लिखा रहने दें, कॉस को साइन में कैसे बदलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस a/2 की जगह 90 माइनस a/2 रख दें। साइन के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो, तो ये साइन के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दें, 2 से 2 कट जाएगा। डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 180 माइनस 2a, सेकेंड ऑप्शन। कई बार एक आध बच्चा क्लास के बाहर पूछता है, सर मैं इसको साइन 90 प्लस थीटा लिख दूं तो क्या दिक्कत है। 4 ऑप्शन में आंसर मैच नहीं करेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आंसर 4 ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या रखना है। For the given figure, find the angle of emergence. For the given figure, find the angle of emergence. फिगर गिवन है भैया, नीट 2022 नीट का छठा क्वेश्चन जिसमें मिनिमम डेविएशन नहीं लिखा। शाबाश 60। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखना सीखो, अगर वो सीख लोगे तो एक एक लाइन में कर लोगे, अदरवाइज सॉल्व करते रह जाओगे। देखो ये तो फिगर ने बना के दिया है, इसको आगे बढ़ाओ। ये यहां लाइट रे टकराएगी, टकराने के बाद जहां टकराई वहां नॉर्मल, डेंसर से रेयरर गोइंग अवे, एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है, ठीक है। फिगर में लाइट रे यहां से आ रही है,
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से अगर यहां से आती तो भी पाथ सेम रहता। अगर यहां से आती तो सेकंड फेज पर एंगल 90 हो गया, और जब कभी सेकंड फेज पर एंगल 90 होता है तो प्रिज्म एंगल और आर बराबर होते हैं। 90 60 तो ये 30 तो ये 30, ये निकालना है। एक लाइन में हो गया अब तो। म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर 60 डिग्री। हाँ जी, फिर से बता दूं, देखो यहां तक तो फिगर बना हुआ था, इसको अपन आगे बढ़ाएं और इसको बाहर निकाल दें। फिगर में लाइट रे यहां से इंसिडेंट होके बाहर जा रही है। अगर लाइट रे इस तरफ से इंसिडेंट होके जाएगी तो पाथ सेम रहेगा। जब कभी सेकंड फेज पर एंगल 90 बना करे तो प्रिज्म एंगल और आर बराबर कर दिया करो। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। हाँ जी, TIR पता करने का सिंपल तरीका होता है साइन IC बराबर 1/म्यू। आई ग्रेटर देन IC चेक कर लो। पहले तो म्यू निकालो। साइन IC बराबर 1/म्यू से, जैसे म्यू है √3, तो 1/√3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन थीटा में कितनी आएगी। और फिर ये देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये उससे कम आ रहा है IC से या ज्यादा आ रहा है। तभी तो आप देख नहीं पाओगे ना, क्योंकि 1/√3 कैसे सॉल्व करोगे। तो वो हमेशा अगर वैल्यू होगी तो ऐसी होगी जो सॉल्व हो जाए, और आपके में नहीं होगी, वो हमेशा IITs में जाती है। आपके में तो सिंपल आता है कि साइन थीटा की वैल्यू दी है, दूसरा निकाल दो। नेक्स्ट, a horizontal light ray is incident a horizontal light ray is incident on a right angle prism. A horizontal light ray is incident on a right angle prism having refractive index 1.5. Having refractive index 1.5, then find the angle of emergence. नीट का 7वां क्वेश्चन जिसमें मिनिमम डेविएशन नहीं लिखा। सब क्वेश्चन सेम पैटर्न पे जा रहे हैं। मिनिमम डेविएशन नहीं लिखा वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। एक एंगल दिया है ऊपर 6 डिग्री या 90, म्यू दिया है। साइन इनवर्स 9 डिग्री, शाबाश। जहां लाइट रे टकराए नॉर्मल डाल के बाहर निकाल दो ताकि एंगल ऑफ इमरजेंस दिखे तो सही कि क्या निकालना है। एक ही कंसेप्ट बार बार आ रहा है, पर वो कुछ लोगों को
पकड़ में नहीं आ रहा, और वो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फिर लगाओ, यहां से लाइट रे जाए या यहां से जाए, पाथ सेम होगा। हॉरिजॉन्टल, ये एंगल 90 हो गया। सेकेंड फेज पर जब कभी एंगल 90 होता है तो प्रिज्म एंगल और आर बराबर स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन 6 डिग्री बहुत छोटा, दिस इज साइन थीटा इक्वल टू थीटा 9 डिग्री। तो ये कल वाले लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स का मॉड्यूल एक्सरसाइज 2 और 3 बच गए हैं, वो कल करके लेके आना, क्योंकि संडे को जो टेस्ट है उसमें वेव ऑप्टिक्स आ रही है और एक्सरसाइज 2 3 डिस्कस नहीं हुई है। पहले उसको डिस्कस करेंगे फिर आगे चलेंगे। अच्छा, थैंक यू।